जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 97 और आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबली इतने अहम नहीं है। सो ये यील्ड कर थोड़ा सा ये अहम है कंपैरेटिवली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है हमने इनको कवर करना है। ये टोटल कंसेप्ट आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो है 5 कंसेप्ट। एक है टी टेस्ट ऑफ पेयर डाटा, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, नेक्स्ट कन्वर्जन प्रीमियम, ये क्या कंसेप्ट था, फिर यील्ड कर्व ये अहम कंसेप्ट है इस पर, और मनी मार्केट हेजिंग ऑफ पेएबल। वैसे उम्मीद है वो जब पूछेगा मनी मार्केट हेजिंग ऑफ रिसीवेबल पूछेगा और आपने रिसीवेबल की अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ऐसे ही है। तो आज हम देखेंगे कि पेएबल्स की मनी मार्केट हेजिंग कैसे की जाती है। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले हम स्टैट, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर 10 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो हम पहले जो 3 कंसेप्ट्स हैं ये तीनों के तीनों हमारे चैप्टर 10 से रिलेट करते हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं स्टार्ट में। सबसे पहले टी टेस्ट ऑफ पेयर्ड डाटा। हमने जी टेस्ट में ये स्टडी किया हुआ है कि एक है जी टेस्ट ऑफ मीन और जी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, फिर जी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन और जी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ये स्टडी किया। ठीक है, टी टेस्ट की कैलकुलेशन भी, टी टेस्ट ऑफ मीन भी तकरीबन वैसा ही है जैसा जी टेस्ट है। फर्क सिर्फ यह है कि अगर आपका सैंपल साइज 30 से कम हो तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसे टी टेबल में देखेंगे, और अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है जी टेस्ट अप्लाई करेंगे और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसे जी टेबल में देखेंगे। बाकी कैलकुलेशन स्टेप्स में कोई फर्क नहीं, फार्मूला में भी तकरीबन कोई फर्क नहीं, वो सेम है। ठीक है, और टी टेस्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम सामने रखते हुए वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट अब हमारा है जो हम स्टडी करने वो है टी टेस्ट ऑफ पेयर्ड डाटा। टी टेस्ट ऑफ पेयर्ड डाटा, ये पेयर्ड डाटा किसको कहते हैं? ठीक है, पेयर्ड डाटा किसको कहा जाता है, कंसेप्ट ये है। देखिए, एक सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल 1, उसकी वैल्यूज आई। सैंपल 2 सेलेक्ट किया दूसरी क्लास का, उसकी वैल्यूज आई। ठीक है, हमने देखना क्या दोनों का मीन सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर मीन सेम है इसका मतलब है दोनों क्लासेस की परफॉर्मेंस एक जैसी, दोनों क्लासेस को एक जैसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और दोनों का लेवल भी एक है। लेकिन अगर एक क्लास की वैल्यू ज्यादा है और दूसरी क्लास की जो मीन वैल्यू है वो कम आती है, तो इसका मतलब है एक क्लास में जो स्टडी मेथड यूज किए जा रहे हैं वो बेहतर है दूसरी क्लास की निस्बत। इसके लिए टेस्ट कौन सा यूज करेंगे? अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो जी टेस्ट ऑफ मीन या जी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, डिफरेंस ऑफ मीन, शाबाश, ये बात समझ आ गई। और अगर इसी तरह सैंपल साइज 30 से कम हो तो टी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, सेम। अच्छा, अगर सैंपल साइज 20 है, टी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन लगेगा। ठीक, अब सुनिए, अगला कंसेप्ट ये है कि क्या हो अगर हम एक ही क्लास का सैंपल उठाएं, उसी की मीन वैल्यू पहले एक दिन कैलकुलेट करें और उसी की मीन वैल्यू दूसरे दिन कैलकुलेट करें। सबसे अहम चीज, सैंपल चेंज नहीं हुआ,
सेम सैंपल की कैलकुलेशन 2 दफा हुई है, इसको कहते हैं पेयर्ड डाटा। यानी सैंपल आपका एक ही है, 2 दफा आपने उसकी कैलकुलेशन कर ली। पेयर का मतलब यही है, डबल वैल्यूज, सैंपल सिंगल, वैल्यूज डबल। डिफरेंस ऑफ मीन में क्या होता था, सैंपल डबल, वैल्यू डबल, क्योंकि हर सैंपल की अपनी वैल्यू थी। पेयर डाटा में क्या होगा, सैंपल सेम, वैल्यू डबल। यह है पेयर डाटा, टी टेस्ट पेयर डाटा का कंसेप्ट। ठीक है, कह रहा है इन टेस्ट ऑफ पेयर डाटा 2 डिफरेंट स्कोर्स आर टेकन फॉर सेम सैंपल ऑफ डाटा। सैंपल डाटा सेम है, स्कोर्स क्या है, डिफरेंट। टू टेस्ट पेयर डाटा वी कैलकुलेट डेविएशन। कहता है इसमें वो चीज, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई टेस्ट आया नहीं था, इसलिए अब टेक्निक भी नहीं आई जो भी सिखाने जा रहे हो। क्या, दोनों का डिफरेंस ले। सेम टेस्ट है ना, इसको असल में हम डबल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। डबल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करें और टेस्ट ऑफ मीन बना लें, इसको खत्म कहानी। पेयर डाटा में क्या करना है, डबल वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट। सिंगल में कैसे, डिफरेंस ले लें, डिफरेंस ले, और बाकी सारा वही काम करें जो टेस्ट ऑफ मीन में करते हैं। याद है क्या करते थे, मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। हाँ, इसमें म्यू 0 होगा, म्यू पॉपुलेशन, सैंपल है ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं है, जीरो, तो म्यू क्या होगा, 0। ठीक है, असल में इसमें मीन माइनस म्यू की बजाय ना मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 होता है असल में, और वो ऑलरेडी हम कर चुके जब डिफरेंस कैलकुलेट किया। तो चूंकि मीन माइनस म्यू ऑलरेडी एक तरह से हम कर चुके हैं, सैंपल में ये होता है ना, 2 सैंपल में, तो हाँ, तो वैल्यू जो नेट आई वो ऑटोमेटिकली नेट ही है। डिफरेंस ही ना ले सीधा फार्मूले में पुट, वो डिफरेंस ही ना ले सीधा, वो आपके लिए बड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपको याद हो ना, वैसे बताना नहीं चाह रहा, लेकिन स्टैट में ना मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते थे। एक होता था डेविएशन मेथड और एक पता नहीं कौन सा होता था। डेविएशन में कोई मीन एज्यूम करके सारी डाटा को स्मॉल कर देते थे और कैलकुलेशन करने के बाद उसको एडलेस करते थे। मीन का शॉर्टकट मेथड होता था, ये नहीं पढ़ा हुआ आपने, हमारे जमाने में था। चलो ठीक है वाकई नहीं सही है वो, ठीक है, चलो छोड़े कुछ पर ये तरीका कार समझ आ गया। पहले बताइए एग्जाम में पहचानेंगे कैसे ये टेस्ट ऑफ पेयर डाटा है। सर एक सैंपल होगा, 2 वैल्यूज, एक सैंपल होगा, उसकी 2 वैल्यूज होंगी, और फिर इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, वही स्टेप्स, वही कैलकुलेशन जो टेस्ट ऑफ मीन की है। फर्क सिर्फ क्या है कि यहां पे जो मीन है वो आपने डिफरेंस का कैलकुलेट करना है। डन जी, क्वेश्चन करें आप, ये आपके सामने नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, ये आपके साथ शेयर कर दूं। एन investigator suspects that there is a difference between 2 ways of assessing IQ. IQ को असेस करने के 2 तरीके हैं और बंदा कह रहा है दोनों फर्क है, दोनों फर्क है। He designs an experiment, अच्छा, where volunteers of each take both set, where 5 volunteers each take both tests and achieve the following score. 5 रजाकारों को लेता है, उनको पहले मेथड 1 से गुजारता है, फिर मेथड 2 से, देखने के लिए कि दोनों सेम है कि नहीं। रजाकार 5 वही हैं, वॉलंटियर 1 2 3 4। टेस्ट ए का स्कोर ये, टेस्ट बी का स्कोर ये, समझ रहे हैं। रजाकार 1 है, पहली दफा उसने कितने स्कोर लिया, दूसरी दफा 2 है, 102, इसी तरह ऑनवर्ड। ठीक है, डू द स्कोर सपोर्ट हिज सस्पिशन एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। क्या जो उसका शक है वो सही। अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस कहां दिया हुआ है भला उसने, हाइपोथेसिस कहां है, हाइपोथेसिस कहां है। एन इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट्स
that there is a difference between two ways of assessing IQ. यानी पहला का स्कोर ले लें x1 और दूसरे का x2, और उसका ख्याल क्या है, x1 is not equal to x2. ये चीज, ये क्या होगा, क्या h0 क्या h1, शुक्र है, ये h1 होगा क्योंकि h0 में हमने पढ़ा है इक्वालिटी का साइन. गुड, शाबाश शाबाश. तो h0 क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2. नहीं है. चलिए अब हमने टेस्ट करना है. देखें सबसे पहले तो डिसाइड करें जी टेस्ट के टी टेस्ट. टी टेस्ट ऑफ मीन, टी टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, या टी टेस्ट ऑफ पेयर डाटा. पेयर डाटा क्या करना है, करें आज करें, कल कंसेप्ट कम है आज, इसी बहाने कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं. कर कैसे लिया, क्वेश्चन अभी सामने रखा, तूने पहले क्या आपने कहा, मैंने कर लिया, मीन निकाला है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के इधर लिखो, फार्मूला भी लिखो, h0 h1 भी लिखो, सारा कुछ लिखिए. मैं मीनवाइल आप तक इसके नोट शेयर कर देता हूं. ठीक है जी, कर लें जी. ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप भी लेक्चर को पास करके इस पूरे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, देखते हैं कितनी समझ आई आपको, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. पास कीजिएगा जी. उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा. इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए. पहली चीज, इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है. चूंकि पेयर डाटा है तो आपने हर सैंपल का एक वैल्यू डिफरेंस कैलकुलेट करना है. वॉलंटियर 1 का डिफरेंस क्या आएगा, 135 माइनस 125, 10, 1, 12, 2, 0. अगर किसी का माइनस आता तो माइनस में लिख देते. इसके बाद हाइपोथेसिस तो बना लिया ना. कह रहा है सैंपल टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है, दिस इज ए टेस्ट ऑफ पेयर डाटा. ये पेयर डाटा का टेस्ट है. ठीक है, आगे ये इग्नोर करते हैं, पेयर डाटा का कंसेप्ट अब बात तो समझ आ गया ना आपको. कह रहा है टी टेस्ट इज एप्रोप्रिएट एज n इज लेस देन 30. एग्रीड. चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया 10, 1, 12, 2, 0. ठीक है, अब ये डिफरेंस जब कैलकुलेट हो गया ना, आपने इनको इग्नोर कर देना है. अब आपकी सारी कहानी जो आगे चलेगी ना, वो सिर्फ इसकी बेस पे चलेगी. कह रहा है यूजिंग कैलकुलेटर, मीन क्या है इसका 5, डिफरेंस का, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5. और ये ज़हन में रखिए, आपने कैलकुलेटर से फाइंड करना है, मैन्युअली फाइंड नहीं करना. पेपर हाथ से निकल जाएगा, टाइम नहीं रहेगा. फिर कैलकुलेटर से फाइंड करना है इसको. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, फिर टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो नॉर्मली क्या होती है, मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. इसमें चूंकि डिफरेंस ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां पे सिर्फ मीन आ जाएगा, मीन माइनस म्यू नहीं. क्यों, अच्छा डिफरेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आप, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड अमाउंट है. डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट 10. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली डिफरेंस की 5.57 डिवाइडेड बाय n 2.49, डिवाइड करें प्लस 2.01. ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है. इसे टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से नीचे है, कम है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नॉर्मल रीजन में, एक्सेप्टेड, h0 एक्सेप्टेड, और अगर ज्यादा है तो रिजेक्टेड. और क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जिससे कंपेयर करना है, आपको अब दो चीजें चाहिए, सिग्निफिकेंस लेवल, डिग्री ऑफ, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है, n-1. ठीक है जी. और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए भी आपने दो सिंबल देता है कैलकुलेटर, एक टोटल पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, एक सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन. सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है भला, जिसके साथ -1 लिखा होता है.
तो ये ना पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके सर फर्क आ रहा है। तो 4 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे सिग्निफिकेंस लेवल 5 वैल्यू क्या आती है, 2 टेल टेस्ट है 2.7764। ये टी टेबल में से वैल्यू देखना सिखाई हुई है आपको कि नहीं? तो अब बताइए प्लस माइनस बोथ साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 2.01। तो ये क्या है, सैंपल स्कोर प्लस 2.01 0 इज बिलो क्रिटिकल वैल्यू। तो वी एक्सेप्ट एच नॉट। और एच नॉट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, नो डिफरेंस बिटवीन। ये है पेयर डेटा। अच्छा, इसमें कोई नई चीज नहीं है सिवाय एक के कि पेयर डाटा होता क्या है और आपने उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। बाकी सारी कहानी सेम। क्लियर जी? कितने स्टूडेंट्स ने खुद से ये कर ली थी कैलकुलेशन? आप क्यों नहीं कर पाए? की ही नहीं? अच्छा फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया, टाइप 1 टाइप, सॉरी हाँ जी, नहीं हो सकता है इधर स्कोर कम, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। इधर स्कोर 96 है, इधर 98 होता तो ये 2 की बजाय -2 होता। ना नहीं 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 नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने माइनस ही नहीं करना है, वो मीन गलत आ जाएगा वरना। हाँ जी, आप कोई एक वैल्यू पहले रखें, कोई सी दूसरी रख ले, लेकिन जिसको पहले किया उसको फिर हमेशा पहले करना है, ठीक है? और बजाय ये कि खुद चेंज करने की बजाय जो टेबल है उसी तरतीब से चले। क्लियर? नहीं, आपके इस सवाल ने ना मेरा रिस्क बढ़ा दिया है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, आपको नोट्स देखे मिल गए हैं? इसी के आगे अब अगला क्वेश्चन आ गया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया आप। हाँ जी, ये ले, इसको पढ़े, हाँ पढ़े इसको। अब इसको अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, जिसको इधर x1 रखना है उसको बाद में x1 रखना है। ये तो असूल की बात है, ये पहले भी बताया था मैंने, बिल्कुल। अब बताइए, कह रहा है निकल सेविंग एंड लोन एम्प्लॉय 2 फर्म्स। एक कंपनी है, उसने 2 फर्म्स का जॉब पे रखा। एक फर्म है S, एक है B। टू अप्रेज वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ऑन विच दे मेक लोन्स, ताकि वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू कर सके। फर्म जानना चाहती है कि दोनों का मेथड सेम है कि डिफरेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज 2 फर्म्स बी सिमिलर इन देयर अप्रेजल वैल्यू। और इसी को चेक करने के लिए अप्रेजल है कि नहीं, टू रिव्यू द कंसिस्टेंसी ऑफ 2 अप्रेजल फर्म एंड निकल सेविंग रैंडमली सिलेक्ट्स 10 होम्स and has both S and B appraisal value. For each home there will be pair of appraised value. कहानी समझ आ रही है? एक बैंक है, वो लोन देता है, लोन की बेसिस क्या होती है भाई, सिक्योरिटी के तौर पे जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन, ये बेसिस है। अब आपको पता है डिफरेंट वैल्यूज की वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकती है। बैंक सिक्योर होने के लिए देखना चाहता है कि दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। थोड़ी बहुत वैल्यू तो खैर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है अब आप ये चेक कीजिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि क्या इनमें डिफरेंस है कि नहीं। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ये पहली फर्म की वैल्यू है, ये दूसरी फर्म की वैल्यू है। आपने पहचान लिया पेयर डाटा है, एन भी पहचान लिया क्या है, शाबाश। और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है? हाँ जी, कि H0 है x1 इज इक्वल टू x2, और नीचे फिर नल हाइपोथेसिस में इसी तरह रखना है, H0 इज इक्वल टू x is not equal to x2, नॉट इक्वल टू x2। शाबाश, कहानी सारी समझ आ गई। अच्छा, आज अगर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लें हम क्लास में, कंसेप्ट थोड़े हैं, लेकिन मैं आप आए हैं खुसूसी तौर पे संडे, मैं चाहता हूं थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं, आपको भी फील हो नहीं कोई काम किया है, तो कोई हर्ज तो नहीं है। ठीक है, शाबाश, करें फिर ये भी क्वेश्चन करें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, फिर डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, पास कीजिएगा जी।
उम्मीद है क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये टी टेबल आपके सामने है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 9, टोटल सैंपल साइज था 10 का 9, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 5%, और 2 टेल था 1 टेल, 2 टेल 5%, ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, 2.2621। इसको नोट कर ले, ये टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है, यही डिसाइड करेगी 2.2621। अब वापिस आ जाएं। अब देखें हमने क्या करना था। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 नल हाइपोथेसिस बना दिया हमने आज। फिर इसके बाद डिफरेंस दोनों का लेना है। अब देखिए डिफरेंस 7 5 12 2 7। ये भाईजान आपका क्वेश्चन था माइनस आ सकता है कि नहीं, देखिए माइनस आ गया, और ये माइनस लिखना जरूरी है वरना मीन आपका ठीक नहीं आएगा। अब इन सारी वैल्यूज को आपने जब कैलकुलेटर में स्ट्रैट मोड में पंच किया तो 2 फिगर्स कैलकुलेट कर ली। कौन कौन सी? एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का। ठीक है, कैलकुलेशन क्या हुई? मीन 4.6 ही आपका, और स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n 1.39, यही है जी, और ये पॉजिटिव 3.31 आया। अभी वैल्यू हमने कौन सी लिखी थी? 2, यही थी। प्लस माइनस दोनों लिखे हैं ना, दोनों क्यों लिखे हैं भला? 2 टेल है, 1 टेल होते तो यहां पे सिर्फ 1 लिखते। तो अब ये 3.31 ज्यादा है, रिजेक्ट कर दें, रिजेक्ट कर दें। वी रिजेक्ट एच नॉट, दैट इज फॉर्म वैल्यू नहीं, इनको दोनों के डिफरेंट है टेक्निक्स। क्लियर हो गया जी? ये था हमारा क्वेश्चन पेयर डाटा का, ये हो गया। अब इसके बाद है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप याद है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल याद है? y इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी y डिपेंड करता है b पे। हाँ जी, x पे। b तो वो अमाउंट है ना जिससे x चेंज हो, और ये क्या? a फिक्स कॉस्ट, यानी इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। इधर x है, y ये जो है ये a कहलाता है, और इसका ये जो स्लोप है b, और x दूसरा वेरिएबल। तो ये लाइन लीनियर रिग्रेशन लाइन कहलाती है, जो शो करती है y और x का रिलेशनशिप क्या है। बताइए, पॉजिटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव? यील्ड कर्व में कंसेप्ट समझाना है आपको कि अगर लाइन ये हो तो कौन सा रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स का? पॉजिटिव। अगर लाइन ये हो तो इनवर्स या नेगेटिव, और लाइन सीधी हो तो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। शाबाश, ये यील्ड कर्व में समझाना है, अभी नहीं समझाना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी चीज को सिर्फ एक वेरिएबल ही इफेक्ट करता है? नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल इफेक्ट करते हैं। जैसे मार्केट में किसी भी चीज की जो डिमांड है उसको सबसे ज्यादा प्राइस इफेक्ट करती है, प्राइस के अलावा दूसरी चीजें भी तो इफेक्ट करती हैं, दूसरी चीजें भी तो इफेक्ट करते हैं। जैसे मौसमी हालात भी इफेक्ट करते हैं। समोसे की डिमांड प्राइस से रिलेट करती है, प्राइस कम समोसे ज्यादा खाएंगे, प्राइस बढ़ेगी समोसे कम खाएंगे। लेकिन सिर्फ प्राइस नहीं, मौसम भी। अगर अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए तो इसका मतलब चाहे प्राइस सेम क्यों ना हो, डिमांड बढ़ जाएगी। तो बताइए, क्या प्रैक्टिकली किसी भी एक चीज को सिर्फ एक वेरिएबल इफेक्ट करता है कि ज्यादा? अगर एक वेरिएबल इफेक्ट करे उसे कहते हैं सिंगल लीनियर रिग्रेशन, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इफेक्ट करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। गैस कीजिए, हमने क्या रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना सीखी? याद है कैलकुलेटर पे जहां R आता था, A आता था, B आता था,
याद है ए और बी, हाँ जी रिग्रेशन में। तो वो कौन सा बटन दबा के आता था ये रिग्रेशन वाला? 4 के 5, 4 के 5 रिग्रेशन के लिए 5, 4 तो था वेरिएंस के लिए। शाबाश। तो अगर हमने कैलकुलेशन सीखी, याद रखे, सिंगल लीनियर रिग्रेशन, सिंगल वेरिएबल के साथ, क्या उसको इंटरप्रेट करना सीखा था? इंटरप्रेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं, भूल गया तो दोबारा सीख लेते हैं। और अब की बार, अच्छा आप देखें, ये तो फिक्स है, ये पहला वेरिएबल है। अगर हमने मॉडल को मजीद एक्सटेंड करना हो कि दूसरे वेरिएबल्स भी फेक्ट कर रहे हैं y को, तो उसके साथ क्या करें? एक और bx लिख दें। हाँ, इसको 1 1 कर दें, इसको 2 2 कर दें, दिल करे तो और आगे लिख दें b3 x3। फिर नहीं लिखते नहीं है, ऐसे कर दें। आई कैप कहता है हमारी बुक में कि आपसे एग्जाम में जो हम कैलकुलेशन करवाएंगे ना, वो सिंगल की करवाएंगे, क्योंकि जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेट करना ये एक्सेल पे हो सकता है, कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता। मैनुअली तो कहता है वर्चुअली इम्पॉसिबल है। क्या? इम्पॉसिबल। लेकिन कहता है इंटरप्रिटेशन हम आपको मल्टीपल की पूछ सकते हैं। तो जो एक की इंटरप्रिटेशन वही दूसरों की इंटरप्रिटेशन। नहीं बात समझ आई? जो एक की इंटरप्रिटेशन दूसरे की भी उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसकी फर्क थोड़ी हो जाएगी। ये आपके नोट्स में मल्टीपल या गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टी लीनियर, ये याद है? फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज y प्लस a प्लस bx, और ये उसकी इंटरप्रिटेशन। y क्या है? प्रिडिक्टेड वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमने क्वेश्चन किया था आउटपुट नहीं, कॉस, हाँ कॉस थी, इंडिपेंडेंट कॉस थी, सॉरी। y डिपेंड्स ऑन x। हाँ, ये लाइन जब मेरे से में आते हैं फिर मुझे पता चलता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। y डिपेंड्स ऑन x, तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। y इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी हमारी कॉस्ट कितनी होगी कॉस्ट और आउटपुट में। याद है क्वेश्चन क्या था ना? a इज द y इंटरसेप्ट आर फिक्स नंबर, और b इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, कहता है ये तो आपने पढ़ लिया लीनियर रिग्रेशन। अब मल्टी लीनियर रिग्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की तादाद ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए, ये लीनियर रिग्रेशन है कि मल्टी लीनियर? लीनियर। उसने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और सेल्स इन्हीं का रिलेशनशिप पूछा, कि यानी वो ये बताना चाह रहा है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन सेल्स कॉल मेड। एक बैंक था ना, जितनी कॉल्स करता था उतने कस्टमर ज्यादा आते थे डिपॉजिट करवाने के लिए, तो उसने कहा अच्छा कोरिलेशन है डिपॉजिट्स की अमाउंट में और सेल्स कॉल में। लेकिन ये कैलकुलेशन आपने कर, असल कंसेप्ट जो आपको समझाना है वो ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें अगेन y क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, और b1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x1, और b2 क्या है? इसका मतलब है x की तादाद जितनी बढ़ेगी तो b से मल्टीप्लाई करते हुए उतने गुना y इंक्रीज होगा। ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, इंटरप्रिटेशन सिलेबस में है। अच्छा अब ये उसने हमें डाटा दिया, इसमें आप नोट कीजिए, ये इलस्ट्रेशन 2 है।
कह रहा है CFO in treasury department of a large bank wants to forecast amount of current deposits in million. He wants to set up a regression model. He believes that the amount of current account deposit depends on sales calls made by the sales team and number of accounts opened in a month. यानी जो टोटल डिपॉजिट किया अमाउंट है बैंक में, टोटल डिपॉजिट की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। सेल्स कॉल्स में सेल यानी जितनी ज्यादा सेल्स कॉल वाले सेल कॉल मिलाएंगे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगी, और जितने ज्यादा कॉर्पोरेट अकाउंट्स ओपन होंगे उतनी ज्यादा अमाउंट। तो इसका मतलब है हमारा जो करंट अकाउंट है ये आ गया वाई। इट डिपेंड्स ऑन 2 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल? सेल्स कॉल्स मेड, कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन। ये समझ आई कि नहीं कहानी? कहता है अब मैं आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, मैंने एक्सेल के जरिए से कैलकुलेशन की और ये टेबल आया। ये एक्सेल में ना एक बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, उसमें से आप रिग्रेशन वाला फार्मूला चूज करें तो वो तकरीबन इसी तरह का टेबल बनाते हैं। ठीक है, कहता है इसको इंटरप्रेट करो। है हिम्मत इंटरप्रेट करने की? स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखें B0, B1, B2, R स्क्वेयर, F स्टैटिस्टिक तो छोड़े गोली मारे, इसको नहीं हमने एक्सप्लेन करना, बाकी सबको एक्सप्लेन करते हैं। B0 ये हमारी फिक्स्ड समझ लीजिए, ए हो गया। B1 क्या है? B1 ये देखे B0 कह रहा है ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2। जब उसने ये रिग्रेशन मॉडल बनाया डेटा की मदद से, तो उसके सामने ये है, एग्जाम में इस तरह का टेबल देगा। इंटरप्रेट कैसे करना है? एक चीज इंटरप्रिटेशन का असूल समझ लें, आपने ये सारी वैल्यूज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, और उसके बाद अगर इस टेबल में मजीद कुछ अमाउंट अहम है वो भी एक्सप्लेन करनी। सबसे पहले B1 ये हमारी फिक्स अमाउंट है, ठीक है, यानी ये इनकर होनी ही होनी है। B0 ये नेगेटिव में, नॉर्मली नेगेटिव में होती नहीं है। अगर ये पॉजिटिव में होती तो हम ये कहते भाई अगर तुम कोई भी कॉल ना करो, अगर कोई भी कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन ना हो तो तुम्हारे पास 0.435 मिलियन का डिपॉजिट पड़ा होगा। माइनस को अगर इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता? हाँ, क्योंकि बाकी 0 भी हो जाए ना तो ए तो रहेगा ही। पहली इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर ली, ए की फिक्स अमाउंट है जो कोई भी वेरिएबल ना होने के बावजूद भी होगी। नेगेटिव नहीं होना, कभी कभार नेगेटिव हो जाती है, यहां होना नहीं चाहिए था इसको। नहीं एक्सपेंस नहीं, ये तो वही है ना हमारा फिक्स। हाँ फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, ये डिपॉजिट की बात। इसको एज्यूम करें नेगेटिव नहीं है, आपने लिखना है कि ये वो अमाउंट है जो इन एनी केस अगर बाकी कोई भी वेरिएबल ना चेंज हो, 0 हो, ये होगी ही होगी। X1 क्या है? नंबर ऑफ कॉल्स मेड। और अब इसमें B1 क्या है? वो रेशो कॉल करने से डिपॉजिट जितने बढ़ते हैं, जितनी अमाउंट, वो रेशो है। ये जैसे ये रेशो है 0.610, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक कॉल करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, एक कॉल करते हैं तो डिपॉजिट्स 0.610 मिलियन से बढ़ेंगे। अगर एक कॉल करते हैं डिपॉजिट्स 0.610 से बढ़ेंगे। ये समझ आ गए? अब ये B2 X2, B2 क्या है? 0.425, X2 क्या है? नंबर ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट। अब इंटरप्रेट कैसे करना है? एक नया कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन होने से 0.425 मिलियन डिपॉजिट्स इंक्रीज होते हैं। ये इसकी इंटरप्रिटेशन।
समझ आए? लेकिन इंटरप्रिटेशन अभी पूरी नहीं हुई। यहां तक क्लियर हो गया? आर स्क्वेयर क्या बताता है? आर स्क्वेयर ये बताता है, आर स्क्वेयर आर नहीं है, आर स्क्वेयर है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये हमें ये बताता है कि टोटल वाई में जितना चेंज होता है, क्या उसमें ये दो वेरिएबल है सिर्फ, या दो के अलावा भी है? कहता है वाई में जो 89% चेंज होता है ना, वो इन दो वेरिएबल की वजह से होता है, और बाकी 11% अदर वेरिएबल्स की वजह से होता है। इसको वो यूं लिखता है, 89% वेरिएशन इन वाई इज एक्सप्लेन्ड बाय दीज टू वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग 11% इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जिसको वो अननोन आइटम्स भी कहता है। हाँ जी, आपका मॉडल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा ना, ये आर स्क्वायर का स्कोर भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, वेरिएबल ज्यादा होते जाएंगे। अगर सिंगल वेरिएबल का स्कोर कैलकुलेट करते आर स्क्वायर, वो कम होता कि ज्यादा होता? कम होता। शाबाश, ये समझ आई अब आपको। आर स्क्वायर हमें बताता है हमारा एनालिसिस कितना डेप्थ तक पहुंचा है, 89% तक। क्लियर? एफ स्टैट से इग्नोर कर दे। हमने b1x1 को एक्सप्लेन कर दिया, b2x2 को एक्सप्लेन कर दिया, a को एक्सप्लेन कर दिया, फिर इसके बाद आर स्क्वायर को भी एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज को और एक्सप्लेन करना है, नहीं स्टैंडर्ड एरर नहीं, टी स्टैट पी वैल्यू, इसमें से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। टी वैल्यू और पी वैल्यू किस लिए यूज होती है ये बताइए? टी वैल्यू और पी वैल्यू दोनों का मकसद एक ही होता है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का डिसीजन करवाना, ये बताना कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड के रिजेक्टेड। टी वैल्यू भी यही बताती है और पी वैल्यू भी। हमने जब इंटरप्रिटेशन करनी है, डिसीजन हमेशा पी वैल्यू की बेस पे लेना है। पी वैल्यू। अब नॉर्मली हमारा सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? 5%। पी वैल्यू है 0%। पी वैल्यू क्या है? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का डिसीजन आप क्रिटिकल रीजन मेथड से भी कर सकते हैं, पी वैल्यू मेथड से भी, लेकिन दोनों में रूल फर्क है। तो बताइए, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि B1 रिलेटेड है स्ट्रांगली Y के साथ? ये B1 जो है, ये B1x1, ये पहले वाला वेरिएबल, क्या इसका स्ट्रांग रिलेशन है? ये हमने बताना है। तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? ये P वैल्यू कम है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ज्यादा है, रिजेक्ट कर देंगे। हालांकि जो रीजन वाली होती है इंटरप्रिटेशन, उसमें कंसेप्ट का एक मिनट, यहां तक समझ आ गई आपको? इसके बाद आपने सिर्फ ये कमेंट करना है कि इनका हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकली ये वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप है कि नहीं, स्टैटिस्टिकली दोनों में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है कि नहीं, क्या बताना है? मैथमेटिकली तो आपने बता दिया ना कि y में और B1x1 में रिलेशनशिप है, मैथमेटिकली बता दिया। स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करना है। मैथमेटिकली बता दिया B2x2 में रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करना है। और वो कैसे प्रूव करेंगे? सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस लेवल कंपेयर कर लेंगे हम पी वैल्यू के साथ, और इसके सिग्निफिकेंस लेवल और पी वैल्यू को उसने देखा, दोनों की पी वैल्यू अलग दी है। क्लियर जी? चलिए अब ऐसा कीजिए, नोट्स की शक्ल में आपके पास है ना, इसकी एक दफा इंटरप्रिटेशन आप रीड कर लीजिए। शाबाश। ऑनलाइन नोट्स आप लोग भी रीड कीजिए, इसको पॉज कीजिएगा।
जी इंटरप्रिटेशन आपने पढ़ ली होगी। यहां पे एक चीज क्लियर कर लें, हमारे पास टी स्टैटिक और पी वैल्यू दोनों का मकसद एक ही होता है। वो क्या? हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन करना। यहां पे हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा जिसका हमने डिसीजन करना है? वो हाइपोथेसिस ये है कि क्या ये B1 B2 B1 ये वेरिएबल और इस वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप, कोई एसोसिएशन है कि नहीं? क्या है डिसीजन हमारा? यहां पे कौन सा डिसीजन करना है हमने टी स्टैट और पी वैल्यू की बेस पे कि क्या इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इसके साथ रिलेशनशिप है कि नहीं, और फिर इस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का इसके साथ रिलेशनशिप है कि नहीं। हालांकि इक्वेशन बता रही है कि मैथमेटिकली है, लेकिन हमने स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करना है। यह बात समझ आ रही है? तो जब रिलेशनशिप प्रूव करना होता है दो वेरिएबल्स में, तो हम, आपको याद है वो हाइपोथेसिस हमारा कौन सा होता है? काई स्क्वायर जैसा वाला, कि दोनों में काई स्क्वायर में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था? रिलेशनशिप देखने थे ना कि दोनों इंडिपेंडेंट है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता था? नॉट इंडिपेंडेंट। यहां पे मुझे बताइए, अब हमने पी वैल्यू है 0.00, हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है। पी वैल्यू प्रोस के मुताबिक एच नॉट एक्सेप्ट के रिजेक्ट ना, और एच नॉट क्या था? दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब साबित क्या हुआ? दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ये बात समझ आई? क्योंकि रिलेशनशिप का एनालिसिस करते हुए काई स्क्वायर से सीखा था हमने, हमारा एच नॉट क्या है? एच नॉट क्या है? इंडिपेंडेंट। और H1 क्या है? डिपेंडेंट। यहां पे दोनों एच नॉट फॉल्स हो रहे हैं, दोनों एच नॉट फॉल्स हो रहे हैं ना, तो दोनों रिलेटेड है। यानी मैथमेटिकली भी साबित हो गया, स्टैटिस्टिकली भी साबित हो गया। कुछ समझ आए? अच्छा एक मिनट, ये वन टेल के टू टेल ये कैसे पता चलेगा? एक मिनट, वन टेल और टू टेल किस पर्पस के लिए होता है? टेबल वैल्यू फाइंड आउट करने, वो उसने आपको ऑलरेडी दी है। तो क्या इसमें हमें इस चीज से कोई गर्ज है कि ये वन टेल है कि टू टेल है? नहीं, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है? टेबल वैल्यू कैलकुलेट। जब टेबल वैल्यू आ गई तो हमने फिर वन टेल टू टेल का सोचना ही नहीं। फिर से सुन लीजिए, हमने उससे मल्टी लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ वो हमसे टेबल दे के इंटरप्रिटेशन पूछेगा। आपको पता होना चाहिए हर सिंबल, हो सकता है इंफॉर्मेशन सिंबल की शक्ल में ना दे, ये टेबल की शक्ल में ना दे, सिंबल सीधा आपको बता दे, B1 को एक्सप्लेन करो, B2 को एक्सप्लेन करो, R स्क्वायर को एक्सप्लेन करो, P वैल्यू को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन दे देंगे। B नॉट क्या एक्सप्लेन करता है? फिक्स्ड अमाउंट, चाहे ये वेरिएबल बाकी जीरो क्यों ना हो जाए, ये अमाउंट रहे ही रहेगी। B1 क्या एक्सप्लेन करता है? कि एक x1 का एक वेरिएबल इंक्रीज होने से टोटल चेंज कितना आएगा। एक जैसे गिवन केस में अगर देखें, एक सेल कॉल करने से टोटल अमाउंट डिपॉजिट में कितना बढ़ेगा? B1 क्या बताता है? B2 क्या बताता है? एक अकाउंट ओपन होने से टोटल मिलियन में डिपॉजिट कितने बढ़ेंगे? R स्क्वायर क्या बताता है? कि ये दोनों फैक्टर्स मिलके Y में कितने परसेंट चेंज को जस्टिफाई करवाते हैं? 89%। ये जितना ज्यादा नंबर 1 के क्लोज होगा, इसका मतलब मॉडल हमारा उतना ही कंप्लीट है। अब 89% कंप्लीट है, 11% इनकम्प्लीट है। टी स्टैट और पी वैल्यू दोनों में से किसी एक ही बेस पे डिसीजन कर सकते हैं। डिसीजन क्या करना है कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसमें आपने ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो रिलेशनशिप का हमारा एच नॉट होता है ना, वो है कि इंडिपेंडेंस, नो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है? नो रिलेशनशिप। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? यस रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। अब पी वैल्यू की बेस पे करना है कि टी वैल्यू की बेस पे? इसमें पी वैल्यू आसान है,
टी वैल्यू मुश्किल, टी वैल्यू में को टेबल में से वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पी वैल्यू में टेबल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस क्या करते हैं, और ये याद रखें टी इसका रूल, इसकी बेस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट का रूल डिफरेंट है टेबल वैल्यू का, और पी वैल्यू का रूल डिफरेंट है। टी वैल्यू के बेस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जो वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू आएगी, अगर टी स्टैट उससे कम है तो एक्सेप्ट, ज्यादा है तो रिजेक्ट, और पी वैल्यू के बेस पे करेंगे तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करेंगे, अगर कम है रिजेक्ट, अगर ज्यादा है तो यहां पे कम है रिजेक्ट किया। किसको रिजेक्ट किया, एच नॉट को। वो क्या था कि दोनों इंडिपेंडेंट है, हमने कहा नहीं डिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है, शाबाश, स्टैटिस्टिकली भी प्रूव हो गया। तो बताइए एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए। तो दो बस 1 मिनट और फिर उसके बाद चाय की ब्रेक। 1 मिनट, 1 मिनट। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 1 नहीं है, उसने सिर्फ टाइप 2 नहीं, टाइप 1 एरर बताया हुआ है। टाइप 1 देखिए होता क्या वाला, अगर आप ट्रू को फॉल्स कह दें वो भी गलत, और फॉल्स को ट्रू कह दें, फिर से अगर ट्रू को फॉल्स कह दें और फॉल्स को ट्रू कह दें तो दोनों ही गलत है। एक टाइप 1 है, टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर है कि आप सही स्टेटमेंट को गलत कर दें, हाइपोथेसिस ठीक है, करेक्ट को आप गलत कर दें। ठीक है, ये वो एक्सप्लेन करता है। ये मैं आपको बता भी दूं, हमारी बुक में किधर है वो, स्टेप्स में। स्टेप्स में क्या कह रहा है वो, टाइप 1 एरर ये ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी माइट रिजेक्ट ए ट्रू एरर, reject a true statement given in H naught on the basis of sample information if we reject a true statement। ये क्या है? टाइप 1 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही है, अगर हम ट्रू स्टेटमेंट को, अगर देखिए टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है कि आपने सैंपल टेस्ट गलत परफॉर्म किया, गलत किया। अगर इसमें दो तरह की गलती हो सकती है, क्या? ट्रू को फॉल्स कर दें, फॉल्स को ट्रू कर दें। ट्रू को फॉल्स कर दें, टाइप 1 एरर, फॉल्स को ट्रू कर दें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस एरर को शो कर रहा होता है? टाइप 1 एरर को, कि कहीं ट्रू को कितने % चांस है कि ट्रू को फॉल्स कर देंगे। टाइप 1 एरर समझ आया? अच्छा, ये तो आपने स्टैट में भी नहीं पढ़ा हुआ था। स्टैट में नहीं, पर क्यूएम में ऐसा नहीं हो सकता, वहां तो डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन किया हुआ उसने। चले नहीं बात, कोई बात नहीं। टाइप 1 एरर क्या है? कोई पूछे, कहे ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स कर दे, टाइप 1 एरर है। और हमारी सैम्पलिंग में उसे किससे शो करवाया जाता है? सिग्निफिकेंस लेवल से। खत्म, क्लियर जी। चलिए अब यहां एक कन्वर्जन प्रीमियम भी ना हो जाए। चले ठीक है, ब्रेक थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट की ब्रेक है जी हमारे। जी पॉज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा और आपका फेवरेट, यील्ड कर्व। यील्ड कर्व, कन्वर्जन प्रीमियम के इसके बाद फिर बात करते हैं। यील्ड कर्व, यील्ड कर्व क्या है? इससे पहले ये समझ ले, यील्ड कर्व बाद में समझेंगे, पहले यील्ड रेट या यील्ड रिटर्न समझ लेते हैं। यील्ड रेट क्या है, या इसे बाज़ का सिंपल यील्ड भी कहते हैं। यील्ड रिटर्न क्या नहीं है? कूपन रेट नहीं है। बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, ये टर्म यूज होती है बॉन्ड्स के कंटेक्स्ट में। यील्ड रेट की टर्म किस कंटेक्स्ट में होता है? बॉन्ड। अब कहते हैं बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है।
6%, 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हो, आपको याद है? हम क्या करते थे जब IRR कैलकुलेट करना होती थी, जब IRR हमने कैलकुलेट करना होती थी तो हम क्या करते थे? कूपन रेट कैश फ्लो के लिए यूज करते थे। क्या हमारा IRR कूपन रेट होता था? नहीं होता था। कूपन रेट को तो हम सिर्फ वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे, और IRR उसके बाद हम फाइंड आउट करते थे वो अप्रोक्सीमेशन से। याद है? लोअर रेट प्लस लोअर डिवाइडेड बाय हाँ मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, वो फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली IRR। तो यहां पे यील्ड रेट से मुराद उस बॉन्ड की IRR है, कूपन रेट नहीं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसे कहते हैं यील्ड रेट, क्योंकि यील्ड रेट ट्रू मेजर है ये देखने का कि आपको इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह नहीं सकते, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी टैक्स एडजस्टेड होती है और ये यील्ड रेट टैक्स एडजस्टेड नहीं है। इसमें अगर बॉन्ड का रेट 100 का बॉन्ड है, उसका रेट 6% है, तो जो आपने कैश फ्लो लेना है ना वो 6 ही लेना है, वो नेट ऑफ टैक्स नहीं लेना। तो दो चीजें, एक ये नेट ऑफ टैक्स नहीं है, दूसरा ये बॉन्ड के कंटेक्स्ट में टर्म यूज होती है यील्ड रेट। यील्ड रेट समझ आया? क्या नहीं है यील्ड रेट? कूपन रेट नहीं है। क्या है? IRR है। लेकिन ये IRR किसका? सिर्फ बॉन्ड का है और विदाउट टैक्स एडजस्टमेंट है। ये बात समझ आई? तो बताइए, अगर आपने किसी बॉन्ड की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, कूपन रेट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है या कि यील्ड रेट? यील्ड रेट। शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं यील्ड रेट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लेंगे? क्यों नहीं? IRR उसका IRR कल ठीक है, वो देखेंगे रेट कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है जो प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू के इक्वल करता है, प्रेफरेंस शेयर की तरह। शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, किसी को कहा कि एसी ऑन करवा दिएगा थोड़ी देर के लिए। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा, हमें यील्ड रेट समझ आ गया, यील्ड रेट समझ आ गया, इफेक्टिव रेट है। अब यील्ड कर्व समझ लीजिए। यील्ड कर्व ऐसा कर्व है जो कि दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है, एक यील्ड रेट और दूसरा मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड। अच्छा मुझे बताइए, आप अगर बॉन्ड बाय करना चाहते हैं, एक बॉन्ड है बॉन्ड ए, वो 1 साल का है, एक है बॉन्ड बी, वो 2 साल का है। बॉन्ड ए पे रेट है 10%, बी पे क्या होगा? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 10% से कम। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पूछ रहा हूं। नॉर्मली इन्फ्लेशन होती है, नो इन्फ्लेशन होती है कि डिफ्लेशन होती है? इन्फ्लेशन। तो बताइए, नॉर्मल हालात में अगर 1 साल पे 1 साल का बॉन्ड है, उसका रेट ऑफ जिसका यील्ड रेट है 10%, अगर बॉन्ड 2 साल का होगा, रेट ऑफ जो उसका यील्ड रेट है 2 साल का, वो क्या होगा? 12, 10 या 8? मोस्ट लाइकली 12 होगा। इसका मतलब है मैच्योरिटी पीरियड जितना बढ़ता जाए, नॉर्मली यील्ड रेट उतना बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो देखिए, कम भी हो सकता है एग्रीड, लेकिन मैंने इसीलिए नॉर्मली का वर्ड यूज किया। नॉर्मली टाइम पीरियड जितना ज्यादा हो, रिटर्न उतना ज्यादा। तो इसीलिए हमारा जो यील्ड कर्व होगा नॉर्मल हालात में क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे डिफ्लेशन होगी, और अगर हम कहें कंसिस्टेंट रहेगी ना इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, लेकिन नॉर्मली यील्ड कर्व कौन सी शेप होगी? पॉजिटिव। यानी मैच्योरिटी पीरियड बढ़ने से यील्ड रेट बढ़ेगा। क्लियर? अच्छा, ये बात समझ आ गई? तो यानी यील्ड रेट और टाइम टू मैच्योरिटी का जो रिलेशनशिप है, उसे कौन सा कर्व
शो करता है यील्ड कर्व, नॉर्मली पॉजिटिव। ये था पहला कंसेप्ट। अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ यील्ड। अच्छा, ये वैसे करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि आईआरआर हम बहुत सीख चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करवा देता हूं आपको, रिकॉल करवा देता हूं आपको। आपको ये टेबल जानना पहचाना लग रहा है कुछ? ये हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इक्वल करके आईआरआर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। वो कहता है अगर इसे 5% के लिहाज से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, मार्केट वैल्यू 103 इस बॉन्ड की। आपको याद है हम मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे कैश फ्लोज को यूज करते हुए, आईआरआर भी। अगर आईआरआर गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू गिवन हो तो बताइए अगर मार्केट वैल्यू बॉन्ड की 103 है, आईआरआर क्या होगा? 5%। यील्ड रेट क्या होगा? इस बॉन्ड का कूपन रेट क्या है भला? 6%। 6%। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 103.54 हो तो इसका यील्ड रेट क्या होगा? घर जाके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर मार्केट वैल्यू 100 हो तो कूपन रेट सेम होगा, यील्ड रेट 6%। और अगर मार्केट वैल्यू 96.62 है तो यील्ड रेट क्या? 7%। कैलकुलेशन करवाने की जरूरत तो नहीं है, वो आईआरआर वाली कैलकुलेशन ही है 100%। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बॉन्ड के कंटेक्स्ट में एक होता है कूपन रेट, लेकिन कूपन रेट ट्रू कॉस्ट शो नहीं कर रहा होता मार्केट वैल्यू में चेंज की वजह से। इसीलिए हमने जब बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी होती है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, कूपन रेट को कंसीडर नहीं करते, यील्ड रेट को कंसीडर करते हैं। फिर हमने सीखा यील्ड रेट की कैलकुलेशन कैसे आई, आपके सामने। अगला कंसेप्ट हमने यह सीखा कि यील्ड रेट और मैच्योरिटी पीरियड में रिलेशनशिप है डायरेक्ट। क्लियर? सिंपल लेवल पे मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूं, सिंपल क्वेश्चन, आपने सोच के इसका जवाब देना है। एक डेट है डिबेंचर बॉन्ड, दो ऑप्शंस हैं, 1 साल का भी है 2 साल का भी, 1 ईयर का बॉन्ड भी है 2 ईयर का। यील्ड रेट 1 ईयर के, देखिए कंसेप्ट कैलकुलेशन इसके बाद समझानी है, पहले कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन आसान है। 1 ईयर पे यील्ड रेट है 5%, 2 ईयर का बाय करें बॉन्ड, 1 ईयर का वाला बॉन्ड खरीदें 5%, 2 ईयर वाला बॉन्ड बाय करें 6%, ठीक है। फर्ज कीजिए ये यील्ड रेट ही है, ईयर 1 का यील्ड रेट है 5%, ईयर 2 का कितना है? ईयर 1 साल का अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस यूज करते हैं, ये असल में फिगर है एवरेज। ये जो मैसेज बिल्ट है ना यील्ड कर्व में, वो समझिए। कहता है अगर कोई कंपनी 1 साल का बॉन्ड इशू करे 5% यील्ड देती है, 2 साल का बॉन्ड इशू करे 6% देती है, तो ये कंपनी असल में पहले साल बॉन्ड पे इसकी कॉस्ट होगी 5% और दूसरे साल की 7% होगी। क्योंकि दूसरे साल की 7% है तो दोनों एवरेज होके दोनों साल की 6% बन रही है। यानी इसको अगर कन्वर्ट करें, एक बॉन्ड खरीदे ईयर 1 का, कंपनी कितने रुपए देगी ईयर 1 में? 5। इसकी टोटल कॉस्ट 1 साल की कितनी है? 5। इसकी टोटल कॉस्ट 2 सालों की कितनी है? 12।
लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे साल का फाइनेंस हासिल करने के लिए ये 6 नहीं 7 रुपीज पे कर रही है। ये समझ आया कि नहीं कंसेप्ट? अगर आप दोनों सालों का एवरेज रेट निकालेंगे ना, दोनों सालों का यील्ड रेट डिफरेंट होता है, एवरेज रेट निकालेंगे ना, एवरेज रेट वो 6% आएगा। लेकिन अगर आप हर साल का अलग अलग यील्ड रेट निकालेंगे, ईयर 2 वाले में ईयर 1 का अलग, क्योंकि ईयर 1 का फंड हमें कितनी कॉस्ट में पड़ता है 5% में, तो अगर 2 सालों का एग्रीगेट एवरेज 6% रेट है तो दूसरे साल की कॉस्ट कितनी है 7। ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझे, बाकी सारी कैलकुलेशन है, यही समझना मुश्किल है। ये बात समझ आ गया? तीसरे साल की, ये से तीसरे साल की फर्ज कीजिए, तीसरे साल की, अब उसने तीनों सालों की करवाई है मजे के बाद, 7% है। तो अब इसी तरह करेंगे, पहले साल की 5, दूसरे साल की कितने, दूसरे साल की 7, 6 है ना, 6 दूनी 12 माइनस 5 7%, तीसरे की 7 या 21 21 है ना, और इसमें 7% दूसरे साल की, 5 पहले साल की, तो 12, और इसकी कितनी आई भाई क्लियर? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन में फैक्ट सुन लें, सुन लें, यहां ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब आगे जो के लेके जा रहा हूं उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉन्ड है, उसका डिफरेंट ईयर का, ईयर 1 का यील्ड रेट ये है, ईयर 2 का ये, ईयर 3 का ये, ईयर 1 का कैश फ्लो डिस्काउंट करें, कौन सा रेट यूज करेंगे? अभी इसको इग्नोर कर देना है, ये स्पेसिफिक रेट आ गए, ये एवरेज रेट था, ये रेट है एवरेज जो कि पूरी लाइफ ऑफ बॉन्ड के लिए है, ये है एवरेज जो पूरी लाइफ ऑफ बॉन्ड के लिए है, ये है यील्ड रेट एवरेज जो पूरी लाइफ ऑफ बॉन्ड के लिए है, ये है यील्ड रेट जो स्पेसिफिक ईयर 1 का है, ये है यील्ड रेट जो स्पेसिफिक ईयर 2 का है, ये है यील्ड रेट जो स्पेसिफिक ईयर 3 का है। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके बाद कंसेप्ट खत्म है। अगर मैं आपसे कहूं ईयर 1 के एंड पे कैश फ्लो होना है, उसको डिस्काउंट करो, कौन सा रेट यूज करेंगे? 5%। इसको अब इग्नोर कर, क्योंकि स्पेसिफिक रेट आ गए, जनरल को गोली मारे। अब डरते डरते सवाल पूछ रहा हूं, ईयर 2 के एंड पे एक कैश फ्लो होगा, ठीक है, उसे किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे? उसके लिए स्पेसिफिक, जिस सिंपल रूल जहन में रखें, जिस साल का कैश फ्लो उस साल का स्पेसिफिक रेट, जिस साल का कैश फ्लो स्पेसिफिक यील्ड। यही कंसेप्ट उसने हमें एग्जाम्पल के जरिए समझाया है। और इस प्रोसेस को ना हर साल का यील्ड रेट अलग-अलग कैलकुलेट करना, इस प्रोसेस को वो नाम देता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग यह है आपका सेक्शन 5.4। जो 5.1 है ना आपका, सेक्शन 5 है बुक का, यील्ड कर्व को बता रहा है। जो सेक्शन 5.1 है वो बताता है यील्ड रेट को, कि यील्ड रेट क्या है। 5.1 क्या बताता है? यील्ड रेट क्या है, जो मैंने आपको बताया IRR है। एक छोटी सी पुरानी कैलकुलेशन हमारे सामने ले आता है। जो 5.2 है ये बताता है यील्ड कर्व क्या है। 5.1 और 5.2 बेसिक कंसेप्ट्स है। 5.1 क्या बताता है? यील्ड रेट क्या है। 5.2 क्या बताता है? यील्ड रेट क्या है, कर्व क्या है। 5.2 5.3 क्या बताता है? बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक, यानी आपने हर साल का यील्ड रेट कैसे कैलकुलेट करना है। ये 5.4 है। 5.4 पे आते हैं।
ये देखिए कंसेप्ट पे देखिए, कंसेप्ट को नहीं छोड़ना। कंसेप्ट क्या है हमारा कि यील्ड रेट टाइम के साथ बढ़ता है नॉर्मली, इसका मतलब है हर साल का यील्ड रेट मुख्तलिफ होगा। इससे एग्री करते हैं? कहता है अब आपने हर साल का कैलकुलेशन, जैसे कहता है देयर आर 3 बॉन्ड्स इन इश्यू फॉर ए गिवन रिस्क क्लास। 3 बॉन्ड्स हैं ए बी सी। ए बॉन्ड की मैच्योरिटी क्या है? कूपन रेट क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है? 102। क्या कूपन रेट ही यील्ड रेट है? नहीं है। कैलकुलेट करके दिखाएं इसका फिर यील्ड रेट क्या है। भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे का कैश फ्लो, शाबाश, बिल्कुल। आप करेंगे कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू, इसको रेस कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस इफेक्टिव रेट। अब अगर 1 साल का है तो पावर 1। ये आपके पास मार्केट वैल्यू है पहले क्या? 102। क्या आपके पास कैश फ्लो है? 6% यानी 6। ठीक है, साल कितने हैं? 1। आपने ये आई कैलकुलेट करना है जो कि IRR होगा इसका। कैलकुलेट कीजिए, ऑनलाइन वाले सोर्स आप भी कैलकुलेट कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, पास कीजिएगा जी। तो यील्ड रेट आपने कैलकुलेट कर लिया। इसमें देखिए ये, अच्छा ये बॉन्ड अलहदा है, ये बॉन्ड अलहदा है और ये बॉन्ड अलहदा है। कंपनी ने तीनों बॉन्ड इशू किए हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 2 साल है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है। कंपनी ने तीनों बॉन्ड इशू करके पैसे कमाए। क्या कंपनी चाहती है ये जानने कि उसका पहले साल का यील्ड रेट क्या है, दूसरे साल का यील्ड रेट क्या है और तीसरे साल का यील्ड रेट? देखिए कंपनी अपना यील्ड रेट कलेक्टिव का कैलकुलेट करना चाह रही है, बॉन्ड का अलहदा नहीं। वो तो जाहिर है ईयर 2 में जाएंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन जो है इनकी अलहदा करके हर साल की कंपनी की अलहदा यील्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले साल का यील्ड रेट कैसे कैलकुलेट होगा? कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दो प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के इक्वल। दूसरे साल का कैसे होगा? वो भी इसी तरह, कैश फ्लो को डिस्काउंट कर दो मार्केट वैल्यू के ऊपर। तीसरे साल का कैसे होगा? डिस्काउंट कर दो मार्केट। अब हमने ये बूट स्टेपिंग नाम ही इस वजह से है, स्टेप बाय स्टेप आपने जाना है। ईयर 1 का देखें, कूपन रेट यील्ड रेट नहीं होता, ये तो पढ़ लिया ना। तो यील्ड रेट क्या है? IRR। तो पहला बॉन्ड है, इसका IRR कैलकुलेट करें, वो इसका यील्ड रेट है पहले साल का कंपनी का। वो कितना है? मार्केट वैल्यू 102। कैश फ्लो कितना है जो ईयर 1 के एंड में होगा? 6। और जो फेस वैल्यू रिडीम हुई है 100। 106 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब ये 1 प्लस ये आई ही तो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस आई पावर 1 इज इक्वल टू 106/102। किसके इक्वल आया? मेरा भाई स्टेप बाय स्टेप करे ना प्यारा भाई, जैसे मैं कह रहा हूं 106 डिवाइडेड बाय 102 करें। अच्छा मैं स्टेप समझा, जंप लगा के आगे आगे जा रहे होते हैं।
1.039। इसका मतलब ये हुआ, अब दोनों साइड की पावर 1 है तो ये 1, ये I इज इक्वल टू 1.039 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.039, दैट इज 3. अच्छा, कूपन रेट तो 6% था, यील्ड रेट 3.9% कैसे आ गया? क्योंकि ये मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है, कूपन रेट फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। लिखे लिखे लिखे, कूपन रेट फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है और यील्ड रेट मार्केट वैल्यू। तो इस कंपनी, इफेक्टिव रेट ही है वो, बीसी को कहते हैं। इस कंपनी के ईयर और यील्ड रेट, इस कंपनी का ईयर 1 का यील्ड रेट कितना आया? 3.9%। अब बताइए, क्या ईयर 2 का यील्ड रेट सेम होगा? डिफरेंट होगा। अच्छा, ईयर, अब फिर से बताइए, ईयर 2 का यील्ड रेट ईयर 1 नहीं होगा कि ईयर 2 से डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, ईयर 2 से डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब है, अब हमने ईयर 2 के लिए 2 साल वाली सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करनी है, इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है। अब इसमें ट्विस्ट आने वाला है, ट्विस्ट। 2 साल है, कूपन रेट 5% है, ये बॉन्ड ही दूसरा है, 2 साल का कैश फ्लो। अच्छा, अब देखिए जरा, 2 साल का अटेंटिव होके इधर वही कंसेप्ट जो कंसेप्ट यहां समझाया था दोबारा आने वाला है, दोबारा आने वाला है कि दूसरे साल, हाँ, एवरेज रेट के स्पेसिफिक रेट, एवरेज रेट के स्पेसिफिक, ये तो एवरेज रेट टोटल उसने दिया ना, हमने स्पेसिफिक, वो कैसे होगा? बॉन्ड भी 2 साल है, 5%। पहले साल, अब देखें, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यूं कह लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंट एट आई। मार्केट वैल्यू क्या है? 101, 101 इज इक्वल टू कैश फ्लोज कितने हैं? एक ईयर 1 का कैश फ्लो है, एक ईयर 2 का। अटेंटिव रहिएगा, ट्विस्ट आने वाला है, आपने उछल पड़ना है। पहला कैश फ्लो कौन सा है? 5 लिख दूं? दूसरा कैश फ्लो कौन सा है? 105। 5 प्लस 100 लिख दूं कि 105 सीधा लिख दूं? 105। इसको डिवाइड करना है 1 प्लस आई पावर 2 से, इसको डिवाइड करता है 1 से। इधर 1 प्लस आई लिखूं जो कि सेकंड ईयर का यील्ड रेट है, कि इधर फर्स्ट ईयर का यील्ड रेट लिखूं? जिसने फर्स्ट ईयर का कह दिया वो जीत गया, यील्ड कर्व का बादशाह। क्योंकि स्पेसिफिक रेट है ना, स्पेसिफिक रेट है, तो ये 1.039 की पावर 1 करें कैलकुलेट, आई की पावर कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कर पाएंगे, ये बड़ी मुश्किल है। मैं भी करता हूं, 1 मिनट है जरा, इसको डिवाइड करें, क्या था? 5 डिवाइडेड बाय, मैं तरतीब से चला करें, नहीं मैं अपना कैलकुलेटर करता हूं, अपना कैलकुलेटर। 5 डिवाइडेड बाय 1, 1.039, 4.81 माइनस 101, नेट कर दो,
96.188। बॉन्ड अलग था, कंपनी एक ही है, उसकी कॉस्ट तो सेम होगी ना, क्योंकि एक साल की कॉस्ट एक साल के बॉन्ड पे कैलकुलेट होगी। पहले साल की 5% थी, दूसरे की 6, तो दूसरे साल का पहले साल का इफेक्टिव रेट 5 हो गया था, दूसरे साल का 6 दूनी 12, तो उसके लिए पहला साल माइनस किया था कि नहीं, वही कर रहे हैं। 96.8 इज इक्वल टू 105 बटा 1 प्लस आई पावर 2, ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस आई पावर 2, ये 105 डिवाइडेड बाय 96.188 तकसीम डिवाइडेड बाय 105 इनवर्स 1.0916 है 1. तो इसको अब अंडर रूट लें खत्म करने के लिए, 1 प्लस आई इज इक्वल टू क्या आया 1.0448, डेट इज 4.48%। कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये इस कंपनी की दूसरे साल की है इफेक्टिव रेट, स्पेसिफिक ईयर 2 का इफेक्टिव रेट है। नहीं समझ आई ना, नहीं आई, आ गई है। तो ईयर 3 कैलकुलेट, जिसने ईयर 3 का कैलकुलेट कर लिया और सही आ गया, ये कहते हैं बूट स्टेपिंग टेक्निक। इसको क्या कहते हैं? ये कोई आम टेक्निक नहीं है, ये एवरेज नहीं है। जरा कीजिए सारे कीजिए, शाबाश शाबाश। ऑनलाइन वेंचर साहब भी कीजिए, पास कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ठहर जा भाई, ईयर 3 का कैलकुलेट कर लिया आपने। ईयर 3 का कैसे होगा भला? ईयर 3 का कैसे होगा? मेन फार्मूला यही है, अब ईयर 3 ईयर्स है, कूपन रेट 4% है, मार्केट वैल्यू 97 है, मतलब 97 इज इक्वल टू 4। पहले सारे कैश फ्लो लिख लूं, पहले साल का 4, दूसरे साल का 4, तीसरे साल का 104, आखिरी साल का जिसका कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई पावर 3। इसका क्या करें? रिस्पेक्टिव यील्ड रेट का कंसेप्ट ही यही है, हर साल का सेपरेट रेट, हर साल का सेपरेट रेट, हर साल का सेपरेट रेट। यील्ड रेट क्वेश्चन में खास तौर पे देख लेना है, 1.0448 पावर 2 4 1.0, ये कर ले सॉल्व, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इधर आगे माइनस कर दे, ये इधर आ जाएगी, ये फिगर इधर डिवाइड हो जाएगी, फिर पावर 1/3 लेनी है, -1 कर देना है। सही बोला? पक्का? तो आई क्या आया? 5.14। लास्ट कंसेप्ट नहीं, अभी इसमें एक और छुपाया कंसेप्ट है। अगर 30 सेकंड दे तो अटेंटिव होके तो 30 सेकंड में निपटा दूंगा। जब कभी क्वेश्चन में डिफरेंट रेट सालों का यील्ड रेट दे, जब कभी क्वेश्चन में डिफरेंट ईयर्स का यील्ड रेट दे, आपने हर साल का कैश फ्लो उसके रिस्पेक्टिव यील्ड रेट से डिस्काउंट करना है। पक्का? वादा करते हैं क्या? जब क्वेश्चन में डिफरेंट ईयर का उसने यील्ड रेट दिया है तो हर साल के कैश फ्लो के उसके रिस्पेक्ट, देखिए ईयर 1 का कैश फ्लो उसके रिस्पेक्टिव यील्ड रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं, ईयर 2 का कैश फ्लो ईयर 3 का कैश फ्लो। कोई पूछे यील्ड रेट क्या होता है, आपने कहना इफेक्टिव रेट है, और ये हर साल का स्पेसिफिक होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि साल बढ़ता है तो रेट भी बदल जाता है। ठीक है? पूछिए, असर गौर से सुनिए,
मार्केट वैल्यू गिवन हो, किसी भी साल का यील्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू गिवन हो, किसी भी साल का यील्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू गिवन हो, किसी भी साल का यील्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यील्ड रेट्स गिवन हो, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कंपेयर करें वो डिस्काउंट रेट के साथ जो पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किए थे ना, उसमें सारे सालों का एक ही रेट होता था। ये क्योंकि वो यील्ड रेट नहीं होता था, ये यील्ड रेट, ये यील्ड रेट हर साल का डिफरेंट है। तो डिस्काउंट करने के लिए भी डिफरेंट। तो अब आप कहें नहीं सर समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कह रहा है डायग्राम बता तो दी, ऐसे वाली कि ऐसे वाली कि ऐसे वाली। ऐसे ना करें यार, उस डायग्राम तो सबसे पहला सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है। पहले साल का 3%, दूसरे का 3.5। अब अगर कोई एक कहता है ये बॉन्ड है, उस पे 6% फ्लो मिल रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे? उसका हर साल का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे रिस्पेक्टिव रेट से। ये 5.3 में यही सिखा रहा है, ये देखें आगे। उसने हर साल का 6%, 6 और आखिरी साल में 6 और 100, 106। और देखें मार्केट कंसेप्ट सेम है। पहला साल का इफेक्टिव रेट क्या था? 3%। पीछे दिखा दूं, याद करना है। 3, 3.5, 4.2, 5, 3, दूसरे साल का 3.5, 4.2, ये आ गई टोटल मार्केट वैल्यू। भाई कुछ समझ आई? तो यानी मार्केट वैल्यू गिवन। अब देखिए 5.4 की एग्जांपल में और 5.3 की एग्जांपल में फर्क क्या है? उधर मार्केट वैल्यू दी थी, स्टेप बाय स्टेप यील्ड रेट कैलकुलेट किया। स्टेप बाय स्टेप यील्ड रेट कैलकुलेट करने को क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैपिंग। और जब उसने हमें यील्ड रेट दिए थे सारे, यील्ड रेट दिए थे, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, तो सेम देखिए सेम ही है ना। फर्क सिर्फ यह है कि अब की बार उसने इसको एक्स, ये वेरिएबल दे दिया, इसको एक्स कर दिया, इसको एक्स कर दिया, इसके ऊपर। और ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये बड़ा टकरे मारने के बाद मैंने भी, ये गलत है। ये टेबल कॉपी करते हुए उसने कोई ऊपर से कर दिया है, कोई चक्कर नहीं है इसका, ये गलत है। भाई ये कुछ बात समझ आई? ये यील्ड कर्व का कंसेप्ट समझ आ गया? यील्ड करके हर साल का अलग रेट, हर साल का अलग रेट, हर साल का अलग रेट। और अगर उसने मार्केट वैल्यू दी हो तो यील्ड कर्व हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यील्ड कर्व दिए हो, यील्ड रेट दिए हो, लेकिन मार्केट वैल्यू कैलकुलेट डिस्काउंट करना हर साल का अलग रेट। चलिए बिल्कुल नमाज के बाद, नमाज का टाइम हो गया, नमाज की ब्रेक। इसके बाद कन्वर्जन प्रीमियम सिखाना है आपको, और फिर मनी मार्केट हेजिंग ऑफ पेएबल। जो स्टूडेंट जाना चाहे वो जा सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हाँ जी, वरना ये अभी हम फिर नमाज के बाद 15-20 मिनट की ब्रेक आ जाएगी। चलिए जी, पॉज कीजिए जी। चलिए अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं लेक्चर के। इसमें 2 कंसेप्ट हमने सीखने हैं, एक न्यूमेरिक क्वेश्चन के जरिए से और एक कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कन्वर्जन प्रीमियम और मनी मार्केट हेजिंग हम सीख चुके थे, आईकैप की एग्जांपल भी कर चुके थे, लेकिन आपने कहा जी पेएबल भी समझा दिया, आईकैप की बुक में पेएबल की एग्जांपल नहीं थी। पहले कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम के साथ ब्रैकेट में लिख दें सिर्फ अपने समझने के लिए, गुडविल। गुडविल, अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है? कभी की है आपने गुडविल की कैलकुलेशन? कैसे होती है? कॉस्ट पेड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। कन्वर्जन प्रीमियम भी एक तरह से कंसेप्चुअली गुडविल भी है। बेसिक कंसेप्ट क्या है? कन्वर्जन प्रीमियम का कंसेप्ट ये है कि अगर
कन्वर्टिबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में, कन्वर्टिबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में, तो उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए आज जितनी की कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है आज बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, अगर कन्वर्ट कर देंगे उसे जब 2 साल के बाद शेयर्स में, तो जो वैल्यू मिलेगी वो कम है। इसे कहते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। नहीं समझ आया? फिर से सुने, मुझे ये बताइए, एक कन्वर्टिबल बॉन्ड है, अभी मैंने आपको उसकी कीमत नहीं बताई कितने का है, लेकिन आपको इतना बताया कि इसने 1 साल के बाद 2 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाना है इसने, और 1 शेयर की मार्केट वैल्यू जो है ना वो आज है 10 रुपए। इसने साल के बाद 2 शेयर्स में कन्वर्ट होना है, 1 शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। आज इस बॉन्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर इसकी वैल्यू 20 है तो कन्वर्जन प्रीमियम 0, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 25 हो आज 5 कन्वर्जन प्रीमियम, 5 कन्वर्जन प्रीमियम। ये जो 5 ऊपर की प्राइस है ना कन्वर्जन वैल्यू से ज्यादा की, ये है कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम क्या है? करंट मार्केट प्राइस 25 रुपए माइनस कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? वो 2 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 1 शेयर की वैल्यू 10 है, 10 दूना 20 है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या है? बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, वो है कन्वर्जन रेशो, जो हमारे केस में 2 है। 2 है ना हमारे केस में, एक बॉन्ड 2 शेयर में कन्वर्ट होगा, कन्वर्जन रेशो क्या है? 2। 1 शेयर की प्राइस क्या है? 10। तो कन्वर्जन वैल्यू क्या हुई? 10 दूना 20 है कन्वर्जन वैल्यू। अगर आज प्रीमियम, आज बॉन्ड की वैल्यू मार्केट प्राइस 25 है तो 5 रुपए क्या है? वो एक बड़ी अहम बात बताता है, कहता है कन्वर्जन प्रीमियम है 5। ये प्रोबेबली किस वजह, इसकी एक ऑब्वियस रीजन जो होती है ना कन्वर्जन प्रीमियम की, वो हो सकती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जैसे जैसे मेच्योरिटी पीरियड करीब आता जाएगा, गैस कीजिए कन्वर्जन प्रीमियम क्या होगा? कम होता जाएगा। क्योंकि अगर उसी दिन पे आप खड़े हैं, आज दोपहर को इसने कन्वर्ट हो जाना है, आज सुबह, और 2 शेयर्स में, और 2 शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए है, 1 शेयर की 10 रुपए है, आज इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। कोई पागल होगा जो इसके 20 रुपए 50 पैसे भी दे दे, क्योंकि उसे पता दोपहर को इसने 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाना है और उसके 10 रुपए कीमत है, तो 10 गुना 20 रुपए है। तो जब मैच्योरिटी या रिडेम्पशन डेट होती है ना, उस पे कन्वर्जन प्रीमियम 0 होता है। जो कन्वर्जन की वैल्यू है वही बॉन्ड की वैल्यू है। ये बात समझ आ रही है? तो जैसे गुडविल होती है, गुडविल जितनी कॉस्ट आज आप पे कर रहे हैं माइनस वैल्यू उसके सारे एसेट्स की, वो उसका प्रीमियम पेड, वो गुडविल। उसी तरह कन्वर्जन प्रीमियम भी यही है। कौन सी कन्वर्जन वैल्यू? ये पूछ रहे हैं कि ये, अच्छा आपको जवाब भी मिल गया, मैं सवाल ही समझ नहीं पाया आपका। अच्छा ये वाली प्राइस, ये आज की प्राइस, आज की हाजा टुडे, आज की प्राइस, आज की प्राइस है ये, करंट मार्केट प्राइस। लिखा तो हुआ करंट, करंट लिखा नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं, मैंने पूछा था कि वो करंट मार्केट प्राइस या वैल्यू एक ही चीज है, प्राइस डिवाइडेड बाय वैल्यू नहीं है। अच्छा डिवाइडेड बाय समझ, नहीं नहीं डिवाइडेड नहीं है, करंट मार्केट प्राइस कर लें, वैल्यू को उड़ा दें। ये वो बता रहा है कि बाज़ औक़ात मार्केट प्राइस, बाज़ औक़ात मार्केट वैल्यू टर्म यूज होती है ना, अभी तो क्वेश्चन किए थे। क्लियर हो गया? कन्वर्जन प्रीमियम, तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी बॉन्ड की, रिडेम्पशन डेट, उस वक्त कन्वर्जन प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? होगा ही नहीं ये चीज। ठीक है, वो यही बताता है जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा प्रीमियम कम होता जाएगा। क्लियर? अब आखिरी क्वेश्चन आपका कौन सा? पेएबल। इसकी तस्वीर ले लें
ताकि आप घर में जब बैठे हो प्रैक्टिस कर रहे हो। ये आई क्या आपकी बुक की नहीं है, ये किसी एक वेबसाइट थी वहां से मिली एग्जाम्पल। अच्छा आपको पता है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल में आपको एक लेटर बताया था हेजिंग कैसे करनी है, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं, यू ओ यस, यही रूल तो इधर लगेगा। अब पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने पे करना है इस फ्यूचर पीरियड में फॉरेन करेंसी पेबल। क्या वो कहता है, फर्ज कीजिए आपने फॉरेन करेंसी पेबल डॉलर $100 पेबल है फ्यूचर में, साल बाद आपने क्या करना है स्टेप 1 में डिस्काउंट करना, पहले डिस्काउंट करके बारो डिपॉजिट करते हैं कि डिस्काउंट करने से पहले डिस्काउंट करते हैं फिर बारो या डिपॉजिट करना है। वैल्यू कम आ जाती है उससे। हाँ। पहले डिस्काउंट करेंगे वैल्यू कम आती है। लेटर से वी आर ए यूके कंपनी, यूके खुश हो जाए थोड़ी देर के लिए। अब हमें कोई टेंशन नहीं, रुपया जितना मर्जी डिवैल्यू हो, कोई टेंशन नहीं है। हमारी तो होम करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर नहीं है, कौन सी यार, क्या करते हैं पाउंड है। एंड नीड टू पे $100 इन 1 ईयर, एक साल में फॉरेन करेंसी $100 पे करना है। $100 कर ले, 100 मिलियन कर ले, कंसेप्ट पे फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन करेंसी पेबल है, होम करेंसी पाउंड, फॉरेन करेंसी डॉलर, एक साथ। यूके borrowing rate is 10% and US deposit rate is यूके borrowing 8%, US deposit rate is। अच्छा तरीकाकार क्या होगा? हेजिंग स्ट्रेटजी, फॉरेन करेंसी पेबल है, हम उसको डिस्काउंट करेंगे आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो प्रेजेंट वैल्यू मार्केट से फॉरेन करेंसी उठा के ना बैंक में जमा करवा देंगे ताकि वो साल बाद ग्रो होके उतनी बन जाए और पे कर दे। और आज जो फॉरेन करेंसी हम बाय कर रहे होंगे ना, वो किस रेट पे कर रहे होंगे? जो आज का एक्सचेंज रेट होगा, एक्सचेंज रेट होगा। तो यहां में फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है, ठीक है। डिस्काउंट करने के बाद उसको डिपॉजिट करना है, इक्वल अमाउंट लोकल करेंसी में बारो करनी है, क्योंकि जाहिर है फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए लोकल करेंसी चाहिए ना। हम बेसिकली अपनी फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट किया, जो अमाउंट आई वो बाय करके डिपॉजिट करवा दी। अब जो हमारी लोकल करेंसी बाइंग की हमने, लोकल करेंसी, ये लोकल करेंसी वाली साइड होती है ना, याद है कि नहीं? ये फॉरेन करेंसी वाला, क्या ये हमारी इफेक्टिव रेट है कि जो इस पे इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट होगा वो? तो ये साइड आएगी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी बाय करके ना डिपॉजिट करवा रहे हैं आज, ताकि साल बाद ग्रो होके लायबिलिटी के बराबर वो पे हो जाए। और ये आएगी लोकल करेंसी बोरोइंग रेट। यहां पे हम कर रहे हैं उसको कन्वर्ट, फॉरेन करेंसी डिस्काउंट किया, लोकल में कन्वर्ट किया, लोकल पे बोरोइंग रेट दिया, और ये हमारा इफेक्टिव रेट निकलेगा। इसको समझ ले, तसल्ली से समझ ले, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट को रिवाइज कर लें अपना। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
कह रहा है एक्सचेंज रेट नाउ इज $2-2.2 पर पाउंड। इसमें एक मसला है, इनडायरेक्ट है। जरा इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करके दिखाएं, मैं मानूं फिर आपको। इस एक्सचेंज रेट को, ये डायरेक्ट है ना, इसको इनडायरेक्ट, शुक्र। ये एक मिनट है, मैं भी आता हूं। पहले ये मुझे एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर दें। 1 मिनट है, पहले क्या आएगा? होम करेंसी पहले आती है ना, पाउंड 0.5 0.45। ये गलत है, ये छोटा रेट पहले, बड़ा रेट बाद में आता है। 0.4545/0.500 पर डॉलर। देखे, डायरेक्ट रेट यही है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां इस साइड पे हमारा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट आएगा कि फॉरेन करेंसी बोरोइंग रेट। देखिए, हमने फॉरेन करेंसी आज के दिन खरीद के ना बैंक में जमा करवानी है। हमारा मनी मार्केट हैजिंग में बस एक ही काम होता है, फॉरेन लायबिलिटी को और किसी तरीके से लोकल में कन्वर्ट कर दें। फॉरेन लायबिलिटी को लोकल, अब जाहिर है जो आज डॉलर है वो बैंक में जमा करवाएंगे तो फ्यूचर में ग्रो किस रेट से होगा? डिपॉजिट रेट से कि बोरोइंग रेट से? तो यहां पे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट है, और ये फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए बोरो करनी पड़ेगी ना लोकल करेंसी। तो लोकल करेंसी बोरोइंग करेंगे तो जो साल का रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा? लोकल करेंसी का बोरोइंग रेट के डिपॉजिट रेट? बोरोइंग रेट। अब देख ले, कह रहा है $100 पे करना है आपने 1 ईयर। सो आज हम कितना बारो करेंगे? फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेट कितना है? 10%। तो हमारा आज जो बोरोइंग है वो कितनी होगी? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1 इज इक्वल टू 91 पॉइंट, बस कर दें, डॉलर। ये बारो करना है। अब अगला सवाल, इसको बारो करने के लिए कितनी लोकल करेंसी चाहिए? बारो करना, बैंक के पास भागे भागे जाएंगे, ए डॉलर चाहिए, ए भाई बैंक डॉलर चाहिए। बैंक कहेगा ले लो डॉलर। बैंक बाय करेगा कि सेल करेगा? हायर रेट। $1 0.5 पाउंड का है, $91 कितने पाउंड के होंगे? 45.5 तकरीबन। राउंडिंग ऑफ अगर आप कर रहे हैं तो ज़हन में रखिएगा, आंसर में भी थोड़ा राउंडिंग ऑफ का 45.5 पाउंड। अब क्या करना है? क्या ये इफेक्टिव रेट है? ये बारो किया हुआ है, बारो किया हुआ है, तो रेट कौन सा लगेगा? अब बोरोइंग रेट 8%। तो इसका मतलब है ये इधर जाके 8% ऐड होगा। 8% कितना है? 45.5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि पूरे साल का है ना, 6 महीनों का, तो 6/12 करते हैं, कितना हुआ? 3.64। तो अब हमारी नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई? 45.5 प्लस 3.64 कितनी आई? 49.14। ये लीजिए टोटल कॉस्ट। इफेक्टिव रेट के लिए इसको डिवाइड कर लें, आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 0.4914 पर डॉलर। ये है जी, है जी। अब देखें कोई फर्क था उस अप्रोच में और प्रीवियस रिसीवेबल की अप्रोच में? नहीं, सिर्फ आपने ये हिसाब रखना है कि आपने रिसीव करना है कि पे करना है, बाकी अप्रोच वही, उसको डिस्काउंट करना है, कन्वर्ट करना है, बोरोइंग रेट लगाना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये थे हमारे जी, डिस्काउंट डिपॉजिट रेट से करेंगे।
रिसीवेबल में हमने डिपॉजिट रेट से किया था ना, रिसीव करना था, उसमें हमने रिसीवेबल में किस रेट से किया था? रिसीवेबल में बोरोइंग रेट से, क्योंकि रिसीवेबल में हमने फ्यूचर में रिसीव था, लायबिलिटी के साथ उसको सेटल करना था कि जो रिसीव आया वो पे कर देना। मेरे भाई ने वो हैजिंग, वो रिसीवेबल की हैजिंग रिवाइज ही नहीं की, और मेरा भाई कह रहा था सर पेबल की हैजिंग सिखाएं, हैं? यही था, वो आया ही नहीं। चलो ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब अप्रोच वही है, सिर्फ रिसीवेबल पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है। ये था जी हमारा एमएफए का टोटल सिलेबस, सारे कंसेप्ट्स भी, टिप्स की आप प्रैक्टिस करते जाएं। जब भी रिवीजन करें किसी चैप्टर की 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर लें जो बेहतरीन हो, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दें आखिरी दिनों में। रिवीजन प्लान इंशाल्लाह मैं आपका कल या परसों शेयर करूंगा, कल या परसों आपके साथ वो शेयर करूंगा, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, कल या परसों आपके साथ वो रिवीजन प्लान में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो शेयर करूंगा, और वो कोशिश करेंगे हम कि ICAP की बुक से आपको दे, ताकि आप उसको पहले रिवाइज किया हो, पहले अटेम्प्ट किया हो ना, तो दोबारा जब आप उसको रिवाइज करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो कंसेप्ट्स आपके इंशाल्लाह स्ट्रांग होंगे, इंप्रूव होंगे। अच्छा, ये हमारा टेस्ट पेंडिंग था एक, उसके रिजल्ट, हाँ जी, तो आ चुकी है, हमारी आखिरी क्लास है, इसीलिए जरूरी है कि आज ही फिर मुलाकात। अब क्यों होगी मुलाकात? हाँ, जब कभी भाई पेज की तरह है C-FAB मेंशन, तो लेकिन मैंने शुरू के 3 दिन मेरी C-FAB की क्लास होती है, तो जब आना होगा मैंने आपको मैसेज कर दिया करूंगा व्हाट्सएप में। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर उस टाइम में कॉलेज आ सकते हैं, टाइम भी बता दिया करूंगा। ये हमारे 2 टेस्ट थे, एक टेस्ट 12 और एक टर्म टेस्ट 2। पहले टेस्ट 12 50 रुपीज प्राइस, 129258 है जी। तलहा 127237, 127237, 124034 दीजिए 50, शाबाश। 132075 शाबाश दीजिए। अब ये प्राइस है 100 रुपीज वाला, 128807 नहीं है जी, 135800, 131895, 131 और 131000 मोहम्मद शाबाश। अब टर्म टेस्ट 2, इसमें 50 रुपीज प्राइस, 117422, 132075, 118760, 112136, 129258 तलहा भाई ने, 128807, 127237 नहीं है जी। अब हमारे वो टॉपर्स 100 वाले हैं, 125268, 133119 मोहम्मद फहद एंड पे बैठे हैं, 132064, 134182 और 128809 शाबाश। चलिए, ये था जी हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी स्टूडेंट को प्राइज ना मिल सका वो बाद में आके भी कलेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर और ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।